अस्सलाम वालेकुम। यह हमारा क्लास समर टेस्ट था जो कि अभी लिया गया था। उसकी हम यहाँ पर वो टेस्ट जो है उसकी वीडियो यहाँ पे हम चेक करेंगे या वो पेपर हम यहाँ पे देखेंगे जिसके अंदर टेस्ट के अंदर ये क्वेश्चंस जो हैं ये हमारे पास। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये सी लैंग्वेज से रिलेटेड है। In C programming, which pair of option occupies same memory space in byte? इसमें से कौन सा पेयर ऑक्यूपाई करेगा सेम मेमोरी ऑफ स्पेस इन बाइट्स? तो अब आप ये जानते हैं कि कैरेक्टर CHAR जो होता है ये 1 बाइट पे होता है। इंट जो होता है वो 2 पे होता है, लेकिन जब आप इसे डबल कर देंगे तो ये किस पे चला जाएगा? 4 पे चला। और फ्लोट भी किस पे होता है? 4 पे। तो ये 3 ऑप्शन ए 1 2 3 दिए हैं। आप बताइए क्या 1 2 सेम है? नहीं। 2 and 3 1 3 सेम है? नहीं। 2 and 3 सेम है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर जो होगा वो 2 and 3 होगा। ठीक है बेटा, अगला देखें। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग अ प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, वो प्रोसेस जिसमें आप लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करते हैं वो इंटरप्रेटिंग कहलाता है प्रोसेस। जबकि कंपाइलिंग के अंदर क्या होता है, होल फाइल कन्वर्टेड एट वंस, एक ही दफा में पूरी की पूरी फाइल अगर कन्वर्ट हो रही है तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? कंपाइलिंग। लेकिन अभी जो ये दिया हुआ है लाइन बाय लाइन, तो लाइन बाय लाइन का आंसर जो होगा वो इंटरप्रेटिंग होगा। ठीक है। अब इसमें डीबगिंग वो प्रोसीजर होता है जिससे हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम में एरर फाइंड आउट करते हैं। असेंबलिंग जो है वो असेंबलर के अंदर यूज हो रहा होता है ट्रांसलेट। Which of the following are used to indicate the start of a single comment? सर डीबगिंग क्या था? डीबगिंग जो होता है वो आप अपना प्रोग्राम बनाने के बाद जब एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि whether there are some errors in it, so finding of error and removing of error in our program, that is this process. ये हम करेंगे अभी आगे चल के, ये इसका प्रोसीजर। अच्छा, नेक्स्ट जो है which of the following are used to indicate the start of single comments? तो ये तो हमने बताया था, एक कमेंट अगर लिखा हुआ है तो उसकी स्टार्टिंग ऑफ सिंगल कमेंट जो होते हैं वो डबल फॉरवर्ड स्लैश से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, यानी कि उस लाइन से पहले 2 दफा ऐसे स्लैश लगा दिया। मेमोरी स्पेस इंट, अगर इंट मेमोरी स्पेस, देखिए एक ही तरीके के क्वेश्चन हैं सारे। मेमोरी स्पेस इंटीजर वेरिएबल की मेमोरी स्पेस कितने बाइट्स ऑक्यूपाई? तो इंटीजर के अंदर कितने बाइट्स ऑक्यूपाई होते हैं? 2 होते हैं। तो यहां पे आप क्या लिख सकते थे? 2 बाइट्स। समझ रहे हैं? यस सर। इसमें से बहुत सारे बच्चों के गलत होंगे, लेकिन ये थोड़ा सा अपने जहन में रख के करना होता है। अगर नहीं रखेंगे तो फिर मोस्ट अप्रोप्रिएट न्यूमेरिक वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड, सबसे अप्रोप्रिएट न्यूमेरिक वैल्यू यानी कि सबसे बेहतर न्यूमेरिक वैल्यू दैट इज स्टोर्ड इन अ वेरिएबल हैविंग फ्लोट, जिसकी डाटा टाइप, आप बताओ फ्लोट की डाटा टाइप के लिए क्या चीज जरूरी है? कि 49 पॉइंट डेसिमल होना चाहिए 25। सही। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। तब बताइए, पहला -74, ये कॉमा लगा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। यहां पर भी कॉमा, ये भी गलत। यहां पर भी ये गलत कॉमा। ये क्या है? 671.4। तो ये जो है ये इंट वो फ्लोटिंग डाटा टाइप के अंदर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। सी कंप्यूटिंग लैंग्वेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बताइए मशीन लैंग्वेज तो नहीं हो सकती क्योंकि मशीन में तो 0 1 कोड होते हैं। असेंबली भी नहीं है सी लैंग्वेज। असेंबली तो बताते खुद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मैंने बताया था इसमें प्रोसीजर्स होते हैं। ऐसा कतई नहीं सर, गलत बोल रहे हैं। ये किससे कहा? आपने गलत पढ़ा है। नहीं, आप जरा फिर से समझिए जो मैं बता। मैंने आपको ये बताया था हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज अलग अलग है। यहाँ पे बात की जा रही है हाई लेवल के अंदर जो सी लैंग्वेज है उसकी बात हो। तो सी लैंग्वेज के अंदर आपके पास देखें तो ये मशीन तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि मशीन तो 0 1 0 1, क्या इसमें प्रोग्रामिंग 0 1 0 1 की फॉर्म में करते हैं? नहीं। दूसरी कौन सी? ऐसा, क्योंकि ये असेंबली लैंग्वेज तो एक्सेप्ट, मसल में ये कहता है कि एग्जाम्पल ऑफ फोर्ट्रॉन कह देता, ये एग्जाम्पल ऑफ कोबॉल लैंग्वेज कह देता, ये एग्जाम्पल ऑफ बेसिक लैंग्वेज। भाई बेसिक एक अलग लैंग्वेज है, सी एक अलग लैंग्वेज है। तो इसका मतलब क्या है? ये तो बताते खुद ही एक लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है नहीं, प्रोसीजर के इसके अंदर प्रोसीजर्स होते हैं
इसमें फंक्शंस होते हैं, इसमें रूटीन्स होती हैं लिखने के लिए, ठीक है, इसमें सीक्वेंस होती है, इसमें रिपीटेशन होती है। ये तमाम चीजें जो है ये इसको क्या बना देती है? Procedure. प्रोसीजरल लैंग्वेज। तो Sir, ये वो याद रखिएगा कि ये procedure हमेशा कौन सी लैंग्वेज, इसको फंक्शनल लैंग्वेज भी नहीं कहेंगे, इसको हम कौन सी लैंग्वेज कहेंगे? प्रोसीजरल लैंग्वेज। Which data type of variable has maximum size? बताइए, इंटीजर का कितना होता है? 2, फ्लोटिंग का होता है 4, कैरेक्टर का 1, तो फ्लोटिंग ही हुआ ना मैक्सिमम साइज, सबके सेम तो है नहीं, ठीक है। अच्छा भाई, अब अगला देखिए, सम इज इक्वल टू 10, क्या लिखा जा रहा है? अब ये बताइए, सम इज इक्वल टू 10 का मतलब ये हो गया कि वी आर मूविंग दिस 10 वैल्यू इन अ सम वैल्यू। तो मूविंग वैल्यू का मतलब क्या है कि वी आर डूइंग असाइनमेंट है, हम क्या कर रहे हैं? वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, या वैल्यू को मूव करा रहे हैं, या वैल्यू को प्लेस कर रहे हैं इन वेरिएबल। ऐसे ही था। तो मेरा बेटा यहां पे देखिए, सम इज इक्वल टू 10 का मतलब क्या हो गया कि वी आर असाइनिंग द वैल्यू ऑफ 10 इन अ वेरिएबल सम। वेरिएबल असाइनमेंट, क्या वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन कर रहा हूं? ठीक है। वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए तो ये होता है इंट ए, ये कहलाता है वेरिएबल। डिक्लेरेशन का वर्ड जो है उसके लिए ये इंट या फ्लोट या कैरेक्टर अगर लिखा हुआ हो तो फिर वो डिक्लेरेशन में आता है, समझ रहे हैं? तो ये डिक्लेरेशन में ये वाले वर्ड्स आएंगे, तो आपका आंसर जो है वो वेरिएबल असाइनमेंट। वेरिएबल प्रिंटिंग भी नहीं होता, वेरिएबल प्रिंट एफ के थ्रू होती है, और नन ऑफ देम भी नहीं। समझ गए? तो ये हमने अपने लेक्चर्स में ये सारी चीजें देखी थी। द डिक्लेरेशन, अगर वेरिएबल को डिक्लेयर करना हो इन सी लैंग्वेज, इस Mandatory. ऑप्शनल तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि ऑप्शनल होने का तो क्या, कभी डिफाइन करो कभी तुम्हारे ऊपर, नहीं, ऐसा नहीं है। मैंडेटरी यानी कि अगर आपने डिफाइन नहीं किया तो लिखा हुआ आ जाएगा वेरिएबल कैन नॉट रिकॉग्नाइज। Mandatory. इसका मतलब क्या है कि योर आंसर वुड बी मैंडेटरी, ठीक है। अब ये कह रहे हैं विच इज अ वैलिड एक्सप्रेशन, बताइए इसमें से कौन सी एक्सप्रेशन वैलिड एक्सप्रेशन होगी सी लैंग्वेज। तो बताइए 10th के अंदर लिख रहे हैं ये, 1 मिनट में आपको ऐसे करके अरे तो बिल्कुल नहीं। आखिरी भी। BS. Copy link, sir. एक मिनट। अब देखो, इसमें पहले लिखा है इंट, अब आपको वैलिड बतानी, यानी कि इसमें से एरर्स तलाश करना। सर में सबसे नीचे वाले में आ जाए, इंट माई और नम जो है इसके दरमियान में गैप है। ये सर कॉलम आता है नीचे वाला सर। मुझे सबसे आखिरी वाले में देखें, इंट, ठीक है, माई नम या तो मिला हुआ होना चाहिए था, या खाली माई होता या खाली नम होता। तो यहां पे एरर आ रहा है, ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड। ब्लैंक स्पेस यहां पर भी डाल दिया इन्होंने। उस पे यहाँ पे वेरिएबल सही है, क्या चीज गलत है? यहाँ पे कम आ रहा है। कंटेंट गलत है, यानी कि कांस्टेंट। ये वाला पार्ट जो है ये पूरे का पूरा क्या है? सही है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? बी, सॉरी बी। मल्टीपल वेरिएबल्स, अगर आपको कई एक वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं इन सी लैंग्वेज, मसलन मैंने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, तो मैं करूंगा इंट सेमीकोलन, ए कॉमा बी कॉमा सी, और आखिर में क्या लिखेंगे? सेमीकोलन At the end of the instruction, we will apply semicolon, सेपरेट करने or for separator we will use क्यों सर? comma. सर लैंग्वेज जितनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, लैंग्वेज के अपने रूल्स हैं। ये मैंने आपको बताया था कि whenever we are going to define or declare multiple variables, तो each variable must be separated by comma। तो यहां पर तो कॉमे से अगर मैं लिखता हूं सेमीकोलन, तो वो सेमीकोलन से अगर मैं यहां पे इसके बजाय ये यूं लिख देता है ऐसे,
तो ये गलत हो जाता है, यहाँ पे स्टेटमेंट ही एंड हो जाती है। सर लेकिन अगर इंट हो सिर्फ लिखा हुआ इंट ए, फिर हम लोग को सेमीकोलन डाल के देखिए इंट, सुने इंट ए, अब यहाँ पे सेमीकोलन है, उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं? यहाँ पे वेरिएबल कितना है? एक। तो ये आ गया ना आपके पास एक ही वेरिएबल। इफ वी हैव मल्टीपल वेरिएबल, एक से ज्यादा हो तब कॉमा आता है। और ये वाला जो सेमीकोलन आया ये लास्ट अल्फाबेट या लास्ट कैरेक्टर ऑफ अ स्टेटमेंट की बात की जाए। तो सेमीकोलन सेपरेशन के लिए यूज होता है, सेमीकोलन सेपरेशन के लिए नहीं, एंडिंग। एंडिंग ऑफ स्टेटमेंट के लिए। और अगर मुझे फ्लोट भी डिफाइन करने हैं ना तो मुझे फ्लोट यहां से अलग लाइन से लिखना पड़ेगा। तो सर इसका मतलब ये हो गया ना सेमीकोलन सेपरेशन तो कर रहे हैं इंट और फ्लोट की। नहीं, देखें आपने इंट डिफाइन किया एक ही लाइन में, मसलन आपने लिखा इंट ए बी सी, इन सबके कैरेक्टर सेम है, इंटीजर टाइप है सबके डाटा टाइप। अगर मैं एक इंटीजर और दो फ्लोट डिफाइन करना चाहता हूं तो मुझे अलग अलग स्टेटमेंट में करने पड़ेंगे, एक ही स्टेटमेंट में नहीं कर सकता। कि अगर मैं ऐसे करना चाहूं कि मैंने लिखा इंट ए फ्लोट बी, ये नहीं होगा इसके। और अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे कॉमा नहीं डाल सकता, ना ही सेमीकोलन डलेगा। आपने नेक्स्ट लाइन के ऊपर करना, मल्टीपल वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द कॉमा। तो इसका आंसर भी क्या होगा? कॉमा। 0 से 365 अनसाइंड इंटीजर होता है, ये तो मैं बता चुका था आपको। अगर ये 365 होता है तो फिर शॉर्ट इंटीजर कंसीडर। शॉर्ट का मतलब क्या होता है? साइन इंटीजर कंसीडर किया। इंटीजर देखिए ये यहां पे लिखा हुआ भी है, फिर भी आप लोग नहीं कर सके यार। देख रहे हैं ये क्या चीज है? ये ए कॉमा बी कॉमा सी, ए कॉमा बी कॉमा सम कॉमा प्रोडक्ट, 4 वेरिएबल डिफाइन हो रहे हैं। तो आप यहीं से देख लें वेरिएबल्स के दरमियान में क्या दिया हुआ, तो वो ऊपर वाला क्वेश्चन मल्टीपल का मतलब क्या, ये ज्यादा वेरिएबल का मतलब क्या? मोर देन वन। तो मुझे लगा शायद वो लोग बिल्कुल अलग अलग बात कर रहे हैं। नहीं, अलग अलग नहीं बात कर रहे, तभी क्वेश्चन भी ऐसे ही। अच्छा तो अब आप यहाँ पे देखिए लाइन के आखिर में विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। देखो अब ये क्या रहा है? 4 इंटीजर्स आर डिक्लेयरिंग हियर। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। साइज ऑफ द वेरिएबल इज 2 बाइट। नो, ए वेरिएबल का वेरिएबल ए सही है सर, 2 बाइट का, ये भी ठीक है। 4 वेरिएबल्स ऑक्यूपाई मेमोरी 8 बाइट्स। ये भी ठीक सही है। है। द साइज ऑफ प्रोडक्ट इज मोर देन ए। सर ठीक तो क्या नहीं क्वेश्चन? अच्छी बात है, चलो एक सवाल दूंगा। नहीं पहला सही हुआ है ना? सर, अच्छा चलो। अच्छा भाई अब देखिए अगला, 4 5 6 7 देखिए भाई 7 अगला जो है वो है टाइपिंग रॉन्ग स्पेलिंग ऑफ वेरिएबल में। नहीं होगा। अगर मैंने रॉन्ग, ये मैंने करके भी दिखाया था, क्या अगर आपने, ठीक है। तो वेरिएबल इज नॉट फाउंड, वेरिएबल इज नॉट डिक्लेयर्ड अननोन। अब ये बताइए कि आपका वेरिएबल इज नॉट डिक्लेयर्ड नहीं लिख कर देता, वो उसको ऐसा वेरिएबल ट्रीट करके जब वेरिएबल सर्च करने के लिए जाता नॉट फाउंड, तो वो कहता है कि ये वेरिएबल मुझे मिला नहीं क्योंकि तुमने डिक्लेयर नहीं किया। वेरिएबल इज नॉट डिक्लेयर्ड नहीं कहेगा, वो कहेगा वेरिएबल इज नॉट फाउंड। समझ में आ रही बात? और ये मैंने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके आपको दिखाया भी था, जब मैंने var1 और var2 लिख दिया था तो वेरिएबल इज नॉट फाउंड लिखा। अगला देखें। सर ये भी ठीक है। ग्रेट। द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ क्वालिफायर। इसमें से कौन से हैं जो कि क्वालिफायर कहलाते हैं? एग्जाम्पल देखें, एक होते हैं क्वालिफायर, एक होते हैं आइडेंटिफायर। क्या फर्क होता है आइडेंटिफायर और क्वालिफायर में? आइडेंटिफायर में आप लोग ढूंढते हैं या आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और क्वालिफायर? क्वालिफायर भाई क्वालिफाइड लोगों ने कर लिया। आइडेंटिफाई का मतलब क्या हो गया कि पहले मैं ये आइडेंटिफाई करूं कि वो इंटीजर है, फ्लोट है या कैरेक्टर है। तो जब क्वालिफाई, जब आइडेंटिफाई हो जाएगा तो मुझे पता लग गया ये इंटीजर है। अब मैं उसको ये देखूंगा कि उस इंटीजर में वो कहां पे क्वालिफाई कर रहा है। क्या वो शॉर्ट है, क्या वो लॉन्ग है, क्या वो फ्लोट वो डबल है, क्या वो साइंड है, क्या वो अनसाइंड है। समझ रहे हैं? तो इसमें देखिए ये आइडेंटिफायर है और ये क्वालिफायर। ये 2 तरह की चीजें होती हैं। अब मैं आइडेंटिफायर को इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं और क्वालिफायर को इस कलर से रिप्रेजेंट। तो अब बताइए, पहले क्वालिफायर ढूंढें
आइडेंटिफायर पहले ढूंढे तो इंटीजर फ्लोट होते हैं, तो ये फ्लोट और ABC फ्लोट क्या चीज है? क्वालिफायर आइडेंटिफायर। फ्लोट और इंटीजर क्या होते हैं? आइडेंटिफायर होते हैं। तो आइडेंटिफायर। अब क्वालिफायर देखिए भाई, क्वालिफायर कौन कौन से? इसमें से शॉर्ट भी क्वालिफायर है, साइंड भी क्वालिफायर है और लॉन्ग भी क्वालिफायर। तो एक्सेप्ट लिखा है, यस सर। तो इसका आंसर क्या होगा? फ्लोट। मैंने एक्सेप्ट नहीं पढ़ा था। चलो अगली दफा। मैंने एक्सेप्ट पढ़ा था इसलिए फ्लोट किया था। मैं अच्छा अब ये क्वेश्चन भी आसान है, -32 से +32, तो ये क्या होगा? शॉर्ट इंटीजर कहलाएगा। यानी कि शॉर्ट इंटीजर, खाली इंटीजर लिखते हैं तो आप शॉर्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये लिखे ना लिखे बराबर। व्हेन सी लैंग्वेज वाज इन्वेंटेड 1970 70 में इन्वेंट। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ आउटपुट फाइल प्रोड्यूस्ड बाय? जब प्रोसेसर एक्सटेंशन, इसका मतलब क्या है कि प्रोसेसर ने ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट कर दिया। तो आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट फाइल, ये मैंने दिखाया भी था, ऑब्जेक्ट फाइल का एक्सटेंशन .exe होता है, जबकि सोर्स फाइल जो आप लिख रहे होते हैं उसका एक्सटेंशन होता है .cpp या .c होता है, ये दोनों हो सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा? है सोर्स फाइल का होता है .cpp या c, और ऑब्जेक्ट फाइल यानी कि जो कंपाइलर जनरेट करता है उसका एक्सटेंशन .exe। ASM असेंबली लैंग्वेज की जो फाइल होती है, असेंबलर जो क्रिएट करता है उसका एक्सटेंशन ASM। .h हेडर फाइल का एक्सटेंशन होता है, ये याद रखिएगा। h किसके लिए इस्तेमाल होता है? हेडर। .i किसी का नहीं होता। ASM असेंबलर, असेंबली लैंग्वेज जो होती है ना, वो जब उसका असेंबलर जो होता है असेंबली लैंग्वेज का, जब वो असेंबली प्रोग्राम को कंपाइल करता है तो वो फाइल जो क्रिएट करता है वो ASM होता है। Which of the following are correct to comments? बताइए इसमें कौन सा करेक्ट होगा कमेंट्स करने के लिए? तो जब भी किसी लाइन को या स्टेटमेंट को हम कमेंट करते हैं, तो अभी ऊपर क्या पढ़ा था? ऐसे डबल फॉरवर्ड स्लैश ना, तो इसमें तलाश करो डबल फॉरवर्ड स्लैश, यही है। बी तो इसमें आंसर क्या होगा? बी। ये किस किस का सही है? सर मेरा सर चलो ग्रेट यार, अकल तो इस्तेमाल किया। Who invented C language? ये थी डेनिस रिची, ठीक है। C is a which type of language? लो बोथ Both low and सही मेरा ठीक high, है। ठीक है ना। Human language is रीडेबल ह्यूमन रीडेबल लाइक लैंग्वेज, ताकि इसे बंदा पढ़ सके। लैंग्वेज विद स्मॉल प्रोग्राम, ये तो होता ही नहीं है, स्मॉल और बिग प्रोग्राम हर एक में बनते हैं। लैंग्वेज विद बिग प्रोग्राम, लैंग्वेज इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ह्यूमन रीडेबल, तो वो यही होगा। सी इज डैश टाइप ऑफ, बताओ सेम, वो भी था और वो भी आ गया, ठीक है। सी लैंग्वेज इज यूज्ड इन डेवलपमेंट ऑफ किसके? यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सी लैंग्वेज में तमाम काम किए जाए, इसका ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। A C program is combination of, बताइए इसमें स्टेटमेंट्स भी होती हैं, फंक्शंस भी होते हैं, वेरिएबल्स, तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑल ऑफ। और इसका बी आंसर। फाइंड द इंटीजर कांस्टेंट, इसमें बताना है। तो इसमें इंटीजर देखिए 3.14 फ्लोटिंग कांस्टेंट हो जाएगा, 125 अंडर वो कोटेशन में स्ट्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? बी बी। ऑल ऑफ देम। अब क्या कह रहे हैं ये? फाइंड द कैरेक्टर कांस्टेंट, बताओ ये भी कैरेक्टर कैरेक्टर, ये भी कैरेक्टर कैरेक्टर, ये भी कैरेक्टर, तो इसका मतलब क्या है? वी हैव आंसर ऑल ऑफ देम। 28 में देखिए कह रहे हैं इंट माई एज इज इक्वल टू 10। भाई देखो ये चीज तो ठीक कह रहा है, माई एज वेरिएबल सही डिफाइन कर रहा है, और इंट माई अंडर स्कोर एज इज इक्वल टू 10, ये भी ठीक है। यहां पे चेक करें तो देखिए इंट माई एज इज इक्वल टू 10, ये तो ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट क्या है? सही है। लेकिन इस स्टेटमेंट को इंट माई के बाद कॉमा डाल दिया, तो इसका अच्छा इसका मतलब क्या हुआ? सर हम लोग स्लैश क्यों डालते हैं माय और एज में? स्लैश का मतलब कि ये जो लाइन से डालना है अंडर स्कोर, ये नेम ऑफ अ वेरिएबल के लिए, एक वेरिएबल। अब देखो इंट माई एज, ऊपर एक अलग वेरिएबल 10 डाल दिया, नीचे माई और एज एक ही एक वेरिएबल होना चाहिए था, कॉमा डाल दिया। कॉमा डालने का मतलब क्या है कि एक तो होगा ही आपके पास माई एज, एक वेरिएबल माई डिफाइन हुआ, और दूसरा वेरिएबल एज डिफाइन हुआ जिसमें वैल्यू 10 चली गई। तो यहाँ पे तीन वेरिएबल नहीं, दो ही वेरिएबल डिफाइन करने को, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास? रॉन्ग हो जाएगा।
इंट माई एज 10 और इंट माई एज, अब ये देखिए माई और एज मिला के लिख दिया और उससे अलग अलग। अलग अलग, जब अलग करके लिखा तो इसका मतलब क्या है कि कॉमा डाला ही नहीं इन्होंने, इसको तो अंडरस्कोर के साथ करना चाहिए था। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, ए होगा। 29 देखिए, स्टोरिंग द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ, अब बताइए मैंटिस और एक्सपोनेंट, ये मैंने लेक्चर में भी आपको बताया था कि कौन सी टाइप का होता है, फ्लोट टाइप। और 308 जो होता है वो डबल फ्लोट का आंसर। सिंगल फ्लोट जो होता है वो क्या होता है, जो नॉर्मल फ्लोट होता है उसमें होता है +38 से -38। डबल फ्लोट जो होता है वो 308 और लॉन्ग 4392 हुआ करता था याद पर, ये डबल लिस्ट के अंदर। तो ये आपके पास क्वेश्चंस थे।